जय जगन्नाथ। अगर आप हिस्ट्री एमसीक्यूज में स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस पर। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के टॉप 1000 हिस्ट्री एमसीक्यूज के सेट 1 को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which one of the following places is famous for prehistoric paintings? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? और आपके ऑप्शंस है अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती। इस सवाल का सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स अपनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। भीमबेटका किसके लिए मशहूर है? भीमबेटका अपनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। अब आप मुझे ये बताओ कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को किसने डिस्कवर किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को किसने डिस्कवर किया था? इसको इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकंकर ने 1957 में डिस्कवर किया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपको पता है कि ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पर स्थित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में विंध्यन माउंटेन्स के फुटहिल्स पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में विंध्यन माउंटेन्स के फुटहिल्स पर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स स्थित है। और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कब घोषित किया था? 2003 को। भीमबेटका में 7 पहाड़ियाँ हैं और 750 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं जो लगभग 10 किलोमीटर में फैली हुई है। भीमबेटका केव्स की पेंटिंग्स में जानवर शिकार के दृश्य और डांस के प्रारंभिक सबूत मिले हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 चीज़ अच्छे से याद रखना है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की डिस्कवरी किसने की थी, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है और भीमबेटका को यूनेस्को ने किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये 4 सवालों के जवाब आपको याद हो गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है टोगावरा। टोगावरा हड़प्पन सभ्यता का स्थल नहीं है, लेकिन इसे ऐसे ही ऑप्शंस में नहीं डाल दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक जगह है। सोगावरा पोस्ट मौर्यन पीरियड के समय लगभग 3rd सेंचुरी बीसी का स्थल है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में राप्ती नदी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है सोगावरा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में राप्ती नदी के पास स्थित है। ये जगह सोगावरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन भारत की प्रारंभिक इंस्क्रिप्शंस में से एक माना जाता है। सोगावरा के ताम्रपत्र अभिलेख में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा के साथ चित्रात्मक प्रतीक भी शामिल है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस में से चान्हूदारो और कोट डीजी हड़प्पन साइट है और ये दोनों स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है। देसालपुर भी एक हड़प्पन साइट है और ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले सवाल पर। इन विच वैदिक टेक्स्ट इज द टर्म वर्ण रेफर्ड टू फॉर द फर्स्ट टाइम? वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इसका सही जवाब है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कौन कौन से हैं चारों वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये चारों वर्ण क्यों बने ये भी आपको पता ही होगा। आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा ही कर लेते हैं। प्राथमिक या अर्ली वैदिक पीरियड में लगभग 1500 से 1000 बीसी के आसपास जब ऋग्वेद लिखा गया था, तब ये 4 वर्णों को गुण, काम या पेशा के आधार पर बनाया गया था। आपका जन्म किस घर में हुआ है इससे कुछ लेना देना नहीं था। हर किसी को अपना वर्ण चुनने की आज़ादी या फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी। ये तो हर कोई बोलता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से रिलेटेड नहीं था, ये तो पेशा या काम के आधार पर बनाया गया था। तो आप मुझे बताओ कि आज के लोग क्यों इसे जन्म से जोड़ते हैं या फिर कितने सालों से ये जन्म से जोड़ा जा रहा है। चलो मैं बताता हूँ। लेटर वैदिक पीरियड में लगभग 1000 से 600 बीसी में जब यजुर्वेद, ब्राह्मण और उपनिषद जैसे टेक्स्ट लिखे गए, तब ये वर्ण का जो इम्पोर्टेंस है वो पूजा पाठ या रिचुअल्स में बढ़ने लगा और इसी तरह से ये जन्म से एसोसिएटेड होने लगा। और क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने की कड़ी तपस्या के बाद ब्राह्मणों को हर कोई रेस्पेक्ट करते थे, राजा महाराजा भी इनके आगे सर झुकाते थे, है ना।
तो उन्हें लगा होगा कि हमारे बच्चों को भी ये ब्राह्मण ही बनना चाहिए, ताकि ये रेस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहे अगले जनरेशन में भी। उसी तरह जिस तरह से आप आज देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, और अच्छा खासा बिजनेसमैन का बेटा कहीं और नौकरी ही क्यों करेगा, है ना? और जो मजदूरी करता है, वो अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर कैसे ही बना पाएगा? वैसी सुविधाएं तो है ही नहीं। तो अगर आप लॉजिकली सोचो, तो समझ आने लगेगा कि ये शिफ्ट गुण या पेशे से जन्म के साथ कैसे एसोसिएटेड हुआ। फिर उसके बाद जब अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट लिखे गए, तब ये वर्ण सिस्टम को और ज़्यादा रिजिड बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम में दर्शाया गया था। इन्हीं सारे हिस्टोरिकल एलिमेंट्स पर आधारित है भारत का पूरा कास्ट सिस्टम। लेकिन हमारे देश के लोगों की दुर्भाग्य यह है कि इस कास्ट सिस्टम के टॉपिक को आधार बनाकर देश के लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। लेकिन ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होते हुए हम चलते हैं अगले सवाल पर। When was गौतम बुद्ध born? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC को हुआ था। बुद्ध से रिलेटेड तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो शॉर्ट में बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी नाम के गांव में, जो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है, ठीक है? 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो गया। सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में गौतम ने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और तपस्या का मार्ग अपनाया था। किस उम्र में? 29 साल की उम्र में। और 35 साल की उम्र में लगातार 49 दिन की ध्यान साधना के बाद उनको बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सरनाथ में दिया था, जहाँ पर धामेक स्तूप स्थित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सरनाथ में दिया था, जहाँ धामेक स्तूप स्थित है। 80 वर्ष की आयु में 483 BCE को बुद्ध का निधन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ 483 BCE को। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले किसी ने खाना खिलाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले किसने खाना खिलाया था। चलो इस सवाल को आपके लिए थोड़ा आसान भी कर देते हैं, एक हिंट दे देते हैं। और हिंट ये है कि जिन्होंने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खाना खिलाया, उनके नाम का एक स्तूप भी बना हुआ है बिहार के बोधगया के पास, ठीक है? यह है आपका हिंट, और अब इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर was mainly associated with which of the following places? आपको बताना है कि जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ कौन थे? ये थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ एकमात्र ऐसे तीर्थंकर है जिनकी मूर्ति में उनके सर पर नाग दर्शाया जाता है, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखिए। अब पार्श्वनाथ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इंडियन जियोग्राफी के सेट 4 वाले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है एक जैन तीर्थ स्थल जिसका नाम है पारसनाथ हिल, और इसका नाम पार्श्वनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है। जैन धर्म के लोग पारसनाथ हिल को समेध शिखर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? समेध शिखर जी। जैन धर्म के पर्सपेक्टिव से पारसनाथ हिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ सहित जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष को प्राप्त किया था। इस मोक्ष के प्राप्ति को जैन धर्म में कहते हैं केवल ज्ञान। तो समझ आ गया आपको? पारसनाथ हिल पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया था, और ये पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ हिल की हाइट कितनी है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सवाल के जवाब को हमने इंडियन जियोग्राफी के सेट 4 वाले वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है, और साथ ही पारसनाथ हिल का हाइट याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक भी बताया था।
तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, लेकिन टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन में क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले सवाल में जाने से पहले जैन धर्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और उनके सबसे पहला तीर्थंकर का नाम जो था वो था ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभनाथ और उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी अष्टपद यानी माउंट कैलाश पर। ठीक है, ऋषभनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? माउंट कैलाश पर, जिसे अष्टपद भी कहा जाता है। ऋषभनाथ के एक पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली। बाहुबली को गोमतेश्वरा के नाम से भी जाना जाता था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विंध्यागिरी पहाड़ी पर स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वरा बना हुआ है। ये 57 फुट ऊंचा मोनोलिथिक स्टेच्यू है, जिसे गंगा डायनेस्टी के कमांडर चामुंडा राया ने 983 सीई में बनवाया था। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से कटा हुआ मूर्ति। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गोमतेश्वरा का स्टेच्यू कहाँ है तो आपको क्या आंसर करना है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विंध्यागिरी पहाड़ी पर। और ये स्टेच्यू किसकी है? ये स्टेच्यू है बाहुबली की, ऋषभनाथ के पुत्र की। बनवाया किसने था? इस स्टेच्यू को बनवाया था गंगा डायनेस्टी के कमांडर चामुंडा राया ने। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या फिर आखिरी तीर्थंकर जो थे वो थे वर्धमान महावीर। इनका जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडाग्राम में 540 BCE को हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? महावीर का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में। ठीक है, और ये राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। महावीर को 42 साल की उम्र में बिहार के रिजुपालिका नदी के पास एक साल पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर को कहाँ प्राप्त हुई थी ज्ञान? बिहार के रिजुपालिका नदी के पास साल पेड़ के नीचे। तो ये याद रखिए, बुद्ध को बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर को रिजुपालिका नदी के पास साल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने 72 के एज में बिहार के पावापुरी में निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त किया था। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि केवल ज्ञान अलग है और निर्वाण या मोक्ष अलग है। यहाँ पे मोक्ष मतलब निधन को समझाया जा रहा है। महावीर को 72 के एज में बिहार के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुई थी, लेकिन सारे तीर्थंकरों के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। विथ विच रिलीजन इज कलिका पुराण एसोसिएटेड? कलिका पुराण किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? इसका सही जवाब है शक्तिज्म या शक्त संप्रदाय। कलिका पुराण शक्तिज्म परंपरा के 18 उप पुराणों में से एक है। यह ग्रंथ कामाख्या देवी की महिमा और उपासना का वर्णन करता है। शक्तिज्म हिंदू धर्म की एक परंपरा है जिसमें शक्ति या देवी की पूजा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ये परंपरा खासकर वेस्ट बंगाल और आसाम के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। इस परंपरा के तहत यहाँ दुर्गा पूजा को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। What was the ancient name of उज्जैन? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवंतिका। उज्जैन, जिसे इतिहास में उज्जैनी और अवंती भी कहा जाता है, मालवा क्षेत्र का पहला बड़ा अर्बन सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। अवंतिका की विकास भारत की दूसरी अर्बनाइजेशन के दौरान लगभग 7 सेंचुरी BC के आसपास हुआ था। ये प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। चलते हैं अगले सवाल पर। Which one of the following was not a capital of मगध empire? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुशाम्बी। कौशाम्बी मगध की नहीं बल्कि वत्स्य राज्य की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कुशाम्बी वत्स्य राज्य की राजधानी थी। और बाकी ऑप्शंस में है गिरिवराज, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दी गई। ये परिवर्तन हरण्यक वंश के शासक उदयन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अभी अगले सवाल पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डेनास्टी? आपको बताना है निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है मौर्य डिनेस्टी। दिए गए विकल्पों में से मौर्य डिनेस्टी को भारत की सबसे पुरानी राजवंश मानी जाती है। मौर्य डिनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मौर्य शासन लगभग 325 BC से 185 BC तक चला था। इसके बाद विकल्पों में से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए थे कुषाण डिनेस्टी, जिसकी स्थापना कुजुला काडफिशस ने किया था और ये
पहली से तीसरी शताब्दी तक चलने वाली डिनेस्टी थी। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। यह लगभग 4th से 6th सेंचुरी तक चला था। उसके बाद वर्धन डायनेस्टी का स्थापना किया था राजा पुष्यभूति ने, और ये डायनेस्टी चली थी 6th से 7th सेंचुरी तक। लेकिन ये डायनेस्टीज कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नहीं थे। इनके अंत और शुरू के बीच कई छोटे डायनेस्टीज उदय हुए, लेकिन बहुत जल्द डूब भी गए। ये सारे डिटेल हम इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। Who among the following introduced gold coins for regular use in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित रूप में उपयोग के लिए स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीमा कड़फिसेस। वीमा कड़फिसेस कनिष्क प्रथम के पिता थे। भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले ये प्रथम शासक माने जाते हैं। इससे पहले कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कुजुला कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। कनिष्क प्रथम जो है वो कुषाण डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर या सबसे प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं। ये बुद्धिज्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और इन्होंने देवपुत्र का टाइटल अपनाया था। कौन सा टाइटल अपनाया था? कनिष्क प्रथम ने देवपुत्र का टाइटल अपनाया था। कुषाण डायनेस्टी की राजधानी थी पुरुषापुरा, जो अब पाकिस्तान के पेशावर में है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी की राजधानी थी पुरुषापुरा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Who among the following Gupt kings had another name देवगुप्त? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से देवगुप्त के नाम से किसे जाना जाता था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका एक और नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। इस बात के प्रमाण हमें सांची और वकटक इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड को सिर्फ विक्रमादित्य ही नहीं बल्कि देवगुप्त भी कहा जाता था। इनके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के अन्य उपनाम थे देवराजा और देवश्री। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के कितने नाम हैं? 4। कौन कौन से हैं? विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराजा और देवश्री। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपाल। पाल वंश के फाउंडर थे गोपाल। 750 सीई में पूर्वी भारत के प्रमुख लोगों ने पॉलिटिकल एनार्की को समाप्त करने के लिए गोपाल को राजा चुन लिया था। ठीक है, पॉलिटिकल एनार्की का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। और फिर गोपाल के बाद उनके पुत्र धर्मपाल ने शासन किया था और पाल साम्राज्य को और अधिक मजबूत और विस्तारित किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हुम? एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और आपको पता भी होगा शायद आंसर इसका। इसका सही जवाब है कृष्णा प्रथम। कैलाशनाथ टेम्पल, जिसे कैलाश टेम्पल भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कृष्णा प्रथम ने किया था। किसने किया था? कृष्णा प्रथम ने। और ये जो कृष्ण प्रथम है वो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। कौन से वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश। ये मंदिर द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। द्राविडियन स्टाइल दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है। कैलाशनाथ मंदिर पूरी तरह से रॉक कट है और ये शिवजी को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिवजी को समर्पित है। चलते हैं अगले सवाल पर। इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? अंकोर वाट मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है कंपुचिया। कंपुचिया का मॉडर्न नाम है कंबोडिया। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोन्यूमेंट माना जाता है, जो 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी के शुरुआती समय में सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा किया गया था। अंकोर वाट भवन विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को खमेर आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया और इस स्थल को 1992 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है अंकोर वाट के बारे में। कहाँ पर है ये? कंबोडिया में। कब बनाई गई थी? 12वीं शताब्दी के शुरुआती समय में। किसने बनाई थी? सूर्यवर्मन सेकंड ने। और ये विष्णु भगवान को समर्पित है और इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खमेर आर्किटेक्चर स्टाइल। और फिर 1992 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑप्शन ए किसी महत्वाकांक्षी सामंत द्वारा विश्वासघातपूर्वक हत्या कर दी गई। ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार को लेकर गजनी के शासक ताज अल दीन यल्दीज से युद्ध में मारे गए। ऑप्शन सी है बुंदेलखंड के कलिंजर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान घायल होकर बाद में मृत्यु हो गई। या फिर ऑप्शन डी चौगन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन
1210 एडी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के गुलाम हुआ करते थे और उन्होंने भारत में तुर्किश सुल्तनेट के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र आरम शाह को हराकर दिल्ली सुल्तानेट पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, उनके बाद इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र आरम शाह को हराकर दिल्ली सुल्तानेट पर अपना अधिकार जमाया। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Who was the ruler of देवगिरी at the time of अलाउद्दीन खिलजी's invasion? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब है रामाचंद्र देव। रामाचंद्र देव देवगिरी के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी यादव वंश के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यादव वंश को सेऊना डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब आप मुझे बताओ, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? यादव वंश की स्थापना द्रिदा प्रहारा ने 9th सेंचुरी में किया था और ये 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले तक चली थी। ठीक है, किसने यादव वंश की स्थापना किया था? यादव वंश की स्थापना द्रिदा प्रहारा ने 9th सेंचुरी में किया था और यादवों का जो साम्राज्य था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भागों में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भागों में। और इनकी राजधानी थी देवगिरी, जो आज महाराष्ट्र के दौलताबाद पर स्थित है। यादव वंश के शासकों में से प्रमुख थे भिलामा फिप, जिन्होंने देवगिरी को इस साम्राज्य की राजधानी बनाई थी, और थे सिंघाना सेकंड, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था, और आखिर में थे रामचंद्र देव, जो यादवों के आखिरी राजा थे अलाउद्दीन के आक्रमण से पहले तक। आक्रमण के बाद रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद अलाउद्दीन ने उन्हें उनका राज्य और शासन अधिकार वापस दिया और उन्हें राय रायन का उपाधि भी प्रदान किया। तो समझ आ गया आपको ये सारा डिटेल्स? बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which one of the following is the correct chronological order of the Afghan rulers to the throne of Delhi? निम्नलिखित में से दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? अगर आपने लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है तो आप इस सवाल के जवाब को आसानी से दे सकते हैं। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक वंश था, जिसकी स्थापना बहलुल खान लोधी ने किया था। ये भारत पर शासन करने वाले पहले पुश्तून या अफगान वंश थे। लोधी वंश लगभग 75 साल तक रहा। बहलुल खान लोधी के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोधी बना दिल्ली सुल्तानेट का शासक, और फिर 1506 को सिकंदर लोधी ने उनकी राजधानी को दिल्ली से बदलकर आगरा को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी बना दिल्ली सल्तनत का शासक, जो इस वंश के आखिरी शासक थे। क्योंकि 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश का अंत करते हुए मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इस सवाल के जवाब है ऑप्शन सी, बहलुल खान लोधी, फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। ये है लोधी डिनेस्टी का सही क्रोनोलॉजिकल क्रम। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Who among the following was the first woman ruler of medieval India? निम्नलिखित में से मिडिवल इंडिया की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, जिसे मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब आप मुझे बताओ कि स्लेव डायनेस्टी के स्थापक कौन थे? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके दोगे। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चलो आप लोग के लिए थोड़ा आसान भी कर देते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। यह है आपका हिंट। अगर जवाब याद आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो। स्लेव डायनेस्टी के शासक कौन थे? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर दो। कर दिया आपने टाइप? तो चलते हैं अगले सवाल पर। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाई हुम? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है हरिहरा एंड बुक्काराया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 एडी में दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने मिलकर की थी। इस वंश का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था, जो कि है संगम डायनेस्टी। हरिहरा और बुक्काराय पहले कंपिली के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। कंपिली कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के पास स्थित एक छोटा सा साम्राज्य था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली पर आक्रमण किया और हरिहरा बुक्काराय दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे इस्लाम भी कबूल करवाया गया। बाद में उन्हें दक्षिण भारत में एक विरोध को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए और फिर विद्यारण्य और सायना के प्रभाव में आकर उन्होंने वापस हिंदू धर्म को अपनाया और बाद में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिफेंस। दीवाने अर्स दिल्ली सल्तनत का मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस डिपार्टमेंट का काम था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक और घोड़ों का रिकॉर्ड रखना और सेना का इंस्पेक्शन करना। दीवाने अर्ज को अरिज ए मुमल्लिक भी कहा जाता था। इस डिपार्टमेंट की स्थापना ममलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश के 9वें शासक गियासुद्दीन बलबान ने किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस डिपार्टमेंट का महत्व और अधिक बढ़ाया गया। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अन्य महत्वपूर्ण विभागों के बारे में भी जान लेते हैं। गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने 3 विभागों को इंट्रोड्यूस किया था: दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा और दीवाने काजा। दीवाने रिसालत धार्मिक और फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट हुआ करता था। दीवाने इंशा चिट्ठी लिखने और भेजने का डिपार्टमेंट था, यानी आप इसे रॉयल पोस्टल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। दीवाने काजा न्याय या जस्टिस का डिपार्टमेंट हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया था, जो बाकी रेवेन्यू वसूल करने का डिपार्टमेंट हुआ करता था। फिर तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवानी कोही को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हुआ करता था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी 3 विभागों को इंट्रोड्यूस किया था, और वो थे दीवाने इश्तियाक, दीवाने बगदान और दीवाने खैरत। दीवाने इश्तियाक पेंशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, दीवाने बगदान गुलामों का डिपार्टमेंट था और दीवाने खैरत चैरिटी का डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो दोस्तों, ये था टॉप 1000 हिस्ट्री एमसीक्यूज का सेट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।